स्वतंत्र देव सिंह का एक दिवसीय दौरा बांदा के राजकीय मेडिकल कॉलेज में है। मैं कैमरा पर्सन के माध्यम से दिखाऊंगा कि यहाँ पर लगभग सभी ग्राम पंचायत के प्रधान तो वहीं ब्लॉक प्रमुखों के अलावा जो जीते हुए प्रत्याशी हैं वो भी यहाँ पर आए हुए हैं। हालांकि अगर मैं मंच की बात करूं तो मंच में तस्वीरों में आप देखिए किस तरह जो है स्वतंत्र देव सिंह माननीय कैबिनेट मंत्री जल शक्ति विभाग उत्तर प्रदेश सरकार तो वहीं राज्य मंत्री रामकेश निषाद के साथ में बांदा चित्रकूट सांसद आर.के. पटेल और महोबा हमीरपुर के सांसद पुष्पेंद्र सिंह के साथ में नारायणी विधायिका ओममणि वर्मा मौजूद है। हालांकि अगर बात करें हम जल शक्ति अविरल जल अभियान की तो उसके लिए जो है जिला अधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल ने पूरे जनपद में तालाबों का जीर्णोद्धार किया है, तो वहीं अमृत सरोवर बना करके जल संरक्षण करने के लिए सभी लोगों को प्रेरित किया जा रहा है। यहाँ तक कि यूपी की योगी सरकार ने अविरल जल अभियान का शुभारंभ लखनऊ से किया था। उसी के परिप्रेक्ष्य में आज एक दिवसीय दौरे पर स्वतंत्र देव सिंह मेडिकल कॉलेज आए हैं और इसी सभागार में जो है सभी लोगों को संबोधित करेंगे और इसके बाद मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण भी करेंगे और 2:30 बजे कलेक्ट्रेट सभागार में उनका विकास कार्यों की करेंगे। विकास कार्यों की जो है वो विभागीय वार जो है सर्वेक्षण करेंगे और इसके बाद प्रेस वार्ता करेंगे और ठीक यहाँ से 4:30 बजे इनका काफिला बेसंडा के पुनाहुर गांव जाएगा। वहाँ प्राथमिक विद्यालय का निरीक्षण करेंगे और इसके बाद सीधे वो लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। कैमरा पर्सन जितेंद्र द्विवेदी के साथ अरविंद सिंह गौतम, प्राइम न्यूज, बांदा। उत्तर प्रदेश में हो रहे मदरसा बोर्ड परीक्षा में अचानक अंबेडकर नगर पहुंचे मदरसा बोर्ड के चेयरमैन इफ्तिखार अहमद जावेद, जिन्होंने जिले भर में मदरसा बोर्ड के परीक्षाओं का जायजा लिया और औचक निरीक्षण में उन सारी बारीकियों की भी परखा जिसका सरकार ने दिशा निर्देश जारी किया है। उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड के चेयरमैन इफ्तिखार अहमद जावेद ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार लगातार मदरसों को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा कि मदरसा बोर्ड में अध्ययनरत छात्रों के एक हाथ में किताब हो तो दूसरे हाथ में कंप्यूटर, यही सरकार की मंशा है। उन्होंने साफ कहा कि अगर इस तरीके से लगातार मदरसा आगे बढ़ता रहा तो इनमें पढ़ने वाले छात्रों की भी उन्नति और प्रगति जरूर होगी। नूर आलम, प्राइम न्यूज, अंबेडकर नगर। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा प्रसाद मिश्र आज अयोध्या दौरे पर हैं, जहां वह सर्वप्रथम आज गुप्तार घाट का निरीक्षण करने पहुंचे और उसके बाद वह रामलला का जो भव्य और दिव्य मंदिर बन रहा है उसकी प्रगति जानने के लिए परिसर में पहुंचे और रामलला का दर्शन पूजन किया और निरीक्षण किया और जानकारी दी किस तरीके से यहाँ पर कार्य चल रहा है और कब तक इस कार्य को अंजाम दिया जा सकेगा। वहीं हनुमानगढ़ी का दर्शन पूजन किया। उसके बाद अयोध्या में जो भी निर्माण कार्य चल रहे हैं उनका निरीक्षण करते हुए समीक्षा बैठक की। अयोध्या के विजन डॉक्यूमेंट को लेकर मुख्य सचिव ने एक बैठक यहाँ पर समीक्षा बैठक आयोजित की, जिसमें जिले के वरिष्ठ अधिकारी व मंडल के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे और यहाँ पर चल रहे विकास कार्यों को लेकर काफ़ी मंथन किया गया। यह समीक्षा बैठक लगभग 12 बजे शुरू हुई और अब तक यह बैठक अभी संचालित हो रही है। लगातार अयोध्या को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार व केंद्र सरकार सतर्क नजर आ रही है। अयोध्या में चल रहे निर्माण को अंतिम रूप देने का अब जो समय आ चुका है, उसी के तहत लगातार यहाँ पर मुख्यमंत्री हों, प्रमुख सचिव हों, अपर सचिव हों, सभी लोग पहुँचते नजर आ रहे हैं और निरीक्षण करते नजर आ रहे हैं। शैलेंद्र सिंह, प्राइम न्यूज। मैनपुरी के एक युवक ने ऐसा कारनामा कर दिखाया जो कि हर किसी के बस की बात नहीं। जहां आज के युवा लगातार सरकार को कोसते हैं या सिस्टम को कोसते हैं, किसी न किसी बात को लेकर वह सरकार को कोसते हैं। ऐसा ही एक कारनामा जो कि एक दिव्यांग युवक ने, जो कुराउली मैनपुरी जनपद के कुराउली का रहने वाला है, ये कुराउली का लाल एक ऐसा है जो युवाओं के लिए एक मिसाल बनकर सामने आया है। कुराउली के लाल ने की IAS की परीक्षा पास
कुरावली नगर के मोहल्ला धन नाजपुर निवासी राजेश तिवारी के दिव्यांग पुत्र सूरज तिवारी ने 917वीं रैंक पाकर कुरावली का नाम किया रोशन। और सबसे खास बात ये है कि इस युवक के जो सूरज तिवारी है, इस युवक की 2017 में ट्रेन दुर्घटना में इसके दोनों पैर गवा दिए थे और उसके बाद में एक हाथ की उंगलियां भी उसने गवा दी थी। और इसने हिम्मत नहीं हारी और लगातार ये अपना प्रयास करने लगा। इसने सोचा कि अगर ऊपर वाले ने ज़िंदगी दी है तो कुछ खास के लिए उसकी ज़िंदगी को बख्शा है। उसके पैर ही गए हैं मगर उसका हौसला नहीं टूटा है। उसने अपने हौसले के दम पर IAS की परीक्षा पास की और मैनपुरी जनपद में युवाओं के लिए एक मिसाल बना। और ये परीक्षा पास करने के बाद पिता राजेश तिवारी जो कि एक दर्जी हैं, कपड़े की सिलाई का काम करते हैं, बच्चों का लालन पालन पेशे से टेलर हैं और लालन पालन अपने बच्चों का ये अपना जो सिलाई करके लोगों के कपड़े की सिलाई करके ये लालन पालन करते हैं। और इनका जो बेटा था सूरज तिवारी, इसकी 2007 में रेल दुर्घटना में इसके दोनों पैर चले गए थे और एक हाथ की उंगलियां भी चली गई। तो कहीं ना कहीं जब ऐसी कोई हादसा किसी के साथ प्रकृति करती है और तो उसका हौसला टूट जाता है। मगर इस युवक ने जो कि सूरज तिवारी है, इसने एक मैनपुरी जनपद के लिए एक मिसाल पेश की है। और ये 1-2 दिन में ही जब इसका रिजल्ट आया, पता चला इसका IAS में सिलेक्शन हो गया है, तो इस युवक को जगह जगह से सभी सोशल मीडिया यूट्यूब वाले हों, चाहे न्यूज़ चैनल वाले हों या प्रिंट मीडिया वाले लगातार युवक के यहाँ उनके इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं कि मैनपुरी का नाम रोशन किया, जिनके दोनों पैर और हाथ, जिसका एक हाथ नहीं है। तो ऐसे युवक के जज्बे को सलाम किया है। और जहां मैनपुरी जनपद के सूरज तिवारी तारीफ करते हुए नहीं थक रहे हैं कि ऐसा युवक, उसने ऐसा कारनामा कर दिखाया जो कि अच्छे भले लोग जो सरकार को कोसते हैं और सिस्टम को कोसते हैं, कहीं ना कहीं असफलता जो उनकी होती है वो अपने आप को असफलता की कमी की वजह से ये नहीं समझते कि हमारे अंदर ही कहीं असफलता रह गई है ऐसी, जो कि हम इस चीज़ में कामयाब नहीं हो। मगर ऐसे व्यक्ति ने ऐसा कुछ करके दिखाया। तो मैनपुरी जनपद में युवा के लिए एक मिसाल बनकर सूरज तिवारी सामने आए हैं। मैनपुरी से कैमरामैन गौरव राजपूत के साथ प्राइम न्यूज़ के लिए विकास तिवारी की रिपोर्ट। कल यानी कि 25 मई सहारनपुर के लिए खास होने जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कल का दौरा है और इसी के साथ रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जो सहारनपुर के लोकसभा प्रभारी भी हैं, वो भी सहारनपुर रहेंगे। हालांकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यहाँ पर सहारनपुर में मात्र आधा घंटा रहेंगे। वो सरसावा एयरबेस पर उतरेंगे और सरसावा एयरबेस पर उतरकर वो सीधे हेलीकॉप्टर से शाकुंभरी विश्वविद्यालय की फील्ड पर जाएंगे। मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय में जो निर्माण कार्य चल रहा है उसकी समीक्षा करेंगे और अधिकारियों के साथ भी बैठक लेंगे। इसी के साथ रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी जो सहारनपुर से होकर दिल्ली से देहरादून तक हो सहारनपुर को टच करती हुई वंदे भारत ट्रेन यहां से निकल रही है, उसमें बैठकर स्वयं रेल मंत्री आएंगे और सहारनपुर की जनता को उन्होंने सौगात दी है। और सौगात देने की वजह यह भी है कि सहारनपुर लोकसभा सीट से भारत के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव प्रभारी भी हैं, लगातार वो भी बैठकें लेते रहे हैं। मकसद है किसी भी तरीके से 2024 के चुनाव में जो उत्तर प्रदेश की भागीदारी है उसे सुनिश्चित करना और उस भागीदारी में ज़्यादा से ज़्यादा सीटों को निकालकर केंद्र की भाजपा सरकार को देना, ताकि केंद्र में लोकसभा में केंद्र में देश में दोबारा से मोदी की सरकार रिपीट हो। इन दोनों नेताओं का बहुत ही बेताबी से यहाँ की जनता इंतजार कर रही है। मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का सहारनपुर से विशेष लगाव है। लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सहारनपुर आते रहे और अपने कार्यकाल में 2 कार्यकाल जो इनका दूसरा कार्यकाल है, लगभग 3 दर्जन से ज्यादा बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सहारनपुर में आए हैं। यहाँ पर समय समय पर जनसभा को संबोधित करा। इसी के साथ ही सहारनपुर में 25 मई का दिन इसलिए भी खास है कि दोनों नेताओं द्वारा कोई ना कोई सौगात सहारनपुर को दी जाएगी। अपनी सहयोगी साक्षी के साथ मैं आलोक तनेजा, प्राइम न्यूज सहारनपुर। नमस्कार दोस्तों, प्राइम न्यूज में आपका एक बार पुनः स्वागत है।
चलिए आपको जनपद बागपत लिए चलते हैं, जहाँ चुनावी रंजिश का लेकर एक खूनी संघर्ष का मामला सामने आया है। आपको बता दें, जनपद बागपत के छपरौली क्षेत्र की घटना है, जहां सभासदी चुनाव को लेकर उक्त मामला बताया जा रहा है, जहां कुछ युवकों द्वारा, कुछ व्यक्तियों द्वारा 4 सगे भाइयों पर जानलेवा हमला किया गया, जिसमें 3 भाई गंभीर रूप से घायल हुए। एक भाई जिसका नाम गजेंद्र था, उसके पिताजी का नाम जो वीर सेन बताया जा रहा है, उपचार के दौरान मौत हो गई। इस प्रकार से घटना से पूरे जनपद में हड़कंप सा मचा हुआ है। घटना स्थल पर तमाम जनपद के उच्च अधिकारी जो है, आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले को दर्ज कर जो मामले की जांच की जा रही है। बता दें कि मामला सभासदी की हार जीत से जुड़ा हुआ है। जनपद बागपत के छपरौली थाना क्षेत्र कस्बा में जो चौधारण पट्टी का जो मोहल्ला चौधारण या चौधारण पट्टी का मामला जो बताया जा रहा है, उसमें जो मृतक व्यक्ति गजेंद्र, उसके 3 अन्य भाइयों के साथ 10 लोगों ने मिलकर जो है उसके ऊपर जानलेवा प्राणघातक हमला किया, जिसमें उसके 3 भाई जो है गंभीर रूप से घायल हुए और इसमें गजेंद्र की उपचार के दौरान मौत हो गई। बता दें कि घायल पक्ष द्वारा, पीड़ित पक्ष द्वारा जो है 10 लोगों के खिलाफ जो छपरौली थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है। पुलिस ने 100 को पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम हेतु भेजा है। पुलिस सारे मामले की जांच कर जो है आगे कार्रवाई कर रही है। आपको बता दें, इस घटना से छपरौली कस्बे में तनाव सा व्याप्त हो गया है और पीएससी और पुलिस लगातार इस मामले को लेकर गश्त कर रही है। जहां तक बात करें तमाम आला अधिकारी की, तो इस मामले को गंभीरता से लेकर इस मामले को तत्काल प्रभाव से कड़ी जो कार्रवाई हो सकती थी, वो उच्च अधिकारियों द्वारा कार्रवाई की गई है। बता दें, सबसे अहम सवाल है कि चुनाव में हार जीत तो चलती रहती है। जब 2 पहलवान लड़ेंगे, एक हारेगा, एक जीतेगा, एक गिरेगा, पहलवान तो होना ही है। परंतु जिस प्रकार से ये छपरौली में जो जनपद बागपत के छपरौली क्षेत्र में घटना घटी है, अपने आप में एक जो सवालिया निशान पैदा करती है। क्या हम किस जो है कबीलाई जो युग में हम जी रहे हैं, अथवा किस तालिबानी युग में जी रहे हैं, जिस प्रकार से एक व्यक्ति की हत्या हुई है और 3 व्यक्ति जिंदगी और मौत के बीच अस्पताल में संघर्ष कर रहे हैं। ये तमाम जो अहम सवाल खड़ा करता है। मैं इन सवालों के साथ कैमरामैन अविपाल धामा के साथ सुनील अग्रवाल, प्राइम न्यूज बागपत। बुलंदशहर के जंगीराबाद थाने के अमरगढ़ चौकी क्षेत्र में बीती रात सोते वक्त युवक पर लाठी डंडे और चाकू से तोड़कर हत्या कर दी गई। शोर शराबा होने पर परिजन मौके पर पहुंचे, मगर घटना को अंजाम देकर आरोपी बड़ी आसानी से फरार हो गए। बता दें कि गांव ककराई निवासी 34 वर्षीय मिंटू मंगलवार की शाम को घर के पास बनी बैठक के चबूतरे पर सोया हुआ था। आरोप है कि रंजिश के चलते मृतक के रिश्ते के भतीजे ने गाँव के अन्य 2 युवक के साथ सोरे मिंटू पर लाठी डंडे और लोहे की सरिये से सिर पर वार कर दिया। मिंटू ने जान बचाने का प्रयास किया, लेकिन आरोपी ने चाकू निकालकर मिंटू को चाकू से गोद डाला। शोर शराबा सुनकर परिजन बाहर निकलकर आए तो आरोपी फरार हो गए। इसके बाद परिजनों ने एम्बुलेंस और पुलिस को कॉल किया, लेकिन 1.5 घंटे तक पीड़ित घटनास्थल पर ही तड़पता रहा। इसके बाद घायल अवस्था में अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने पंचनामा की कार्रवाई के बाद शव पोस्टमार्टम को भिजवाया। वहीं थाना पुलिस ने दावा किया कि घटना में शामिल एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि अन्य 2 आरोपियों की पुलिस जब भी तलाश कर रही है। कैमरामैन फैजान के साथ मैं अदनान इबाद, प्राइम न्यूज बुलंदशहर। नमस्कार दोस्तों, प्राइम न्यूज में आपका एक बार पुनः स्वागत है। चलिए आपको जनपद बागपत ले चलते हैं, जहां पुलिस के साथ मुठभेड़ में 4 अंतर्राज्यीय पशु तस्कर गिरफ्तार हुए हैं। आपको बता दें, इनमें से घायल पशु तस्कर जावेद पर 15,000 रुपये का इनाम घोषित था। बात करें इस मुठभेड़ की, तो एसओजी और पुलिस की संयुक्त टीम ने चेकिंग के दौरान जैसे ही कुछ जाते हुए लोगों को ललकारा, तो उन्होंने पुलिस के ऊपर फायर किया। तो पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ गोली चलाई गई, जिसमें 2 पशु तस्कर घायल हुए हैं। एक घायल पशु तस्कर का नाम जावेद, जिसके ऊपर 15,000 का इनाम घोषित है, तथा दूसरा सलमान। बता दें कि चारों गिरफ्तार जो पशु तस्कर हैं दिल्ली के रहने वाले हैं और काफ़ी बहुत एक कुख्यात, एक तरह से कह सकते हैं कि जो ये पकड़े चारों पशु तस्कर हैं, कुख्यात पशु तस्कर थे चारों, जो जनपद बागपत के अलावा अन्य स्थानों में भी जो पशु तस्करी क्या करते थे। बता दें, इनके पास से जो बरामद सामान हुआ है, उनमें 2 जो है तमंचे और भारी मात्रा में जो कारतूस बरामद हुए हैं, जिनके चलते पुलिस को एक बड़ी कामयाबी कह सकते हैं इसको मिली है। बता दें, इन जो पशु तस्करों के पास से 2 गाड़ियाँ, इसमें एक स्विफ्ट और एक जो थार गाड़ी बरामद भी हुई है, जिसके चलते पुलिस ने एक राहत की सांस ली है।
बता दें इनके पास से कुछ अवैध अन्य सामान भी मिला है, जिसको कह सकते हैं कि मांस भी मिला है, जिसकी जांच चल रही है कि वो क्या है, प्रतिबंधित पशु का मांस है अथवा कुछ और है। तो इस प्रकार से बागपत पुलिस को एक बहुत बड़ी सफलता हासिल हुई है कि कह सकते हैं कि जनपद बागपत की जब से नवागत जो एसपी नवागत कह सकते हैं कि 1 महीना पहले जिन्होंने यहाँ का कार्यभार संभाला था, नवागत भी कह सकते हैं, और 1 महीने पूर्व आए एक अर्पित विजयवर्गीय जो पुलिस अधीक्षक बागपत में आए हैं, जिनके चलते जिनके कुशल जो है कार्य निर्देशन दिशा निर्देशन के चलते बागपत पुलिस दिन प्रतिदिन नए आयाम स्थापित कर रही है, जिसके चलते ये अर्पित विजयवर्गीय का ये कुशल दिशा निर्देशन का कमाल है कि जिसके चलते बागपत में पुलिस द्वारा 4 अंतर जनपदीय पशु तस्करों को मुठभेड़ के बाद घायल अवस्था में गिरफ्तार किया है। बता दें इस मुठभेड़ में एक जो कांस्टेबल जिसका नाम अमित था वो भी घायल हुआ है। मैं कैमरामैन अमिपाल धामा के साथ सुनील अग्रवाल, प्राइम न्यूज बागपत। हमीरपुर जनपद के सुमेरपुर थाना क्षेत्र आने वाले देवगांव में उस समय हड़कंप मच गया जब एक दोस्त ने ही अपने दोस्त को पीट कर मौत के घाट उतार दिया। पूरा मामला सुमेरपुर थाना क्षेत्र के देवगांव का है, जहां पर शराब पार्टी के दौरान 2 दोस्तों में किसी बात को लेकर विवाद हो गया और विवाद देखते देखते इतना ही बढ़ गया कि एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को लाठी डंडों से पीट कर मौत के घाट उतार दिया, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। वहीं हत्या करने के बाद जो आरोपी दोस्त था मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना स्थानीय लोगों ने सुमेरपुर थाना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची सुमेरपुर थाना पुलिस ने जो युवक था उसके शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मौके पर डॉग स्क्वाड फॉरेंसिक टीम मौजूद है और जांच पड़ताल में जुटी हुई है। वहीं आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। सुमेरपुर थाना क्षेत्र के देवगांव से दोस्ती को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर मामूली विवाद को लेकर एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को लाठी डंडों से पीट कर मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में भेजा है और जांच पड़ताल में जुटी हुई है। हमीरपुर से इरशाद खान, प्राइम न्यूज। जब आज सुबह अचानक नगरीय अधिशासी अभियंता और ग्रामीण विद्युत के कार्यालय पहुंचे तो जिलाधिकारी को देखकर कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। झांसी जिलाधिकारी ने निरीक्षण के दौरान पाया कि 13 में से 10 कर्मचारी नदारद हैं, जिनकी खिलाफ जिलाधिकारी ने जांच कर वेतन रोके जाने के आदेश दिए हैं। आपको बता दें कि आज झांसी के जिलाधिकारी रविंद्र कुमार अपने प्रशासनिक अमले के साथ झांसी के विद्युत अधिशासी अभियंता नगरीय कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने 14 में से 10 कर्मचारियों को अनुपस्थित पाया। इसके साथ ही वहां के अधिशासी अभियंता भी अनुपस्थित थे, लेकिन थोड़ी देर बाद वह मौके पर पहुंच चुके। लेकिन 10 कर्मचारियों के अनुपस्थित होने की वजह से झांसी के जिलाधिकारी द्वारा तत्काल जांच कर उनके वेतन रोके जाने के आदेश दिए हैं। इसके बाद वह सीधा ग्रामीण विद्युत अधिशासी अभियंता कार्यालय पहुंचे, जहां पर एक कर्मचारी अनुपस्थित पाया गया है, जिसकी भी वेतन रोके जाने के जिलाधिकारी ने आदेश दिए हैं। फिलहाल जिलाधिकारी के औचक निरीक्षण से विद्युत विभाग के कर्मचारियों में और अधिकारियों में हड़कंप की स्थिति बनी रही। कैमरा पर्सन हर्ष शर्मा के साथ रवि परिहार, प्राइम न्यूज झांसी। मैनपुरी जनपद में एक फ्रॉड करने का मामला सामने आया है, जहां मैनपुरी जनपद के थाना बेबर क्षेत्र के ग्राम मोटा रोड स्थित एक गांव की रहने वाली एक युवती जो इंडिया नंबर 1 एटीएम से पैसे निकालने गई थी, तो एटीएम के अंदर वहां पर उसके पीछे 4 से 5 युवक फ्रॉड करने वाले जो आते हैं और उसकी हेल्प करने के नाम पर उसके पैसे निकलवाने की बात करते हैं। जब युवती द्वारा उनसे पूछा जाता है आप कौन हो, तो अपने आप को बैंक कर्मचारी बताते हैं। तो युवती ने भरोसा कर उनको एटीएम कार्ड अपना दे दिया, तो बातों ही बातों में उन युवकों ने युवती का एटीएम कार्ड बदल लिया और उसका एटीएम एटीएम बदला हुआ था, फर्जी एटीएम था, वो उस एटीएम मशीन के अंदर लगाया और उससे पिन डालने के लिए कहा। 2-3 बार उससे पिन डलवाया। जो फ्रॉड करताओं ने उसका पिन देख लिया था और उसके बाद मुझसे कहा कि आपका एटीएम खराब है।
उसके बाद में वो एटीएम कार्ड लेकर आरोपी सभी फरार हो जाते हैं और कुछ ही देर बाद युवती के मोबाइल पर एक मैसेज आता है रुपए कटने का। जब वह युवती वो एटीएम कार्ड देखती है तो देखती है कि वो एटीएम कार्ड किसी के और के नाम का था। जब वो अपने साथ इस तरीके का फ्रॉड देखती है तो वह नज़दीकी जो बेवर थाना है वहाँ पर जाके इसको एक लिखित शिकायत देती है, जिस तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज अज्ञात में होता है आरोपियों के विरुद्ध, और जिसको पुलिस अधीक्षक मामले को संज्ञान में लेते हैं और उस पर तत्काल कार्रवाई करने के आदेश देते हैं। साइबर सेल्स टीम और थाना बेवर पुलिस की संयुक्त टीमों ने सीसीटीवी कैमरों को खंगाला और उन आरोपियों की धरपकड़ के लिए लगातार कोशिश जारी रखी और मुखबिर की सूचना पर कुछ ही दिनों मुखबिर की सूचना पर आरोपियों को धर दबोचा और आरोपियों को पकड़ा। जबकि एक आरोपी जो है वो दिल्ली का निवासी है, दूसरा आरोपी बेवर थाना क्षेत्र का ही निवासी है। इनसे जब पूछा गया तो इन्होंने कबूला कि नोएडा, दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, गाज़ियाबाद, मैनपुरी, फरगाबाद, ये कई जनपदों में, कई स्टेटों में इस तरीके से लोगों के साथ फ्रॉड करते हैं। फ्रॉडकर्ताओं से जो फ्रॉडकर्ता पुलिस ने हिरासत में लिए, उनसे पूछताछ में जब उनसे पूछा तो उन्होंने अपना जुर्म कबूल किया है और बताया कि उनके गिरोह के और भी सदस्य जो जगह जगह जाकर इस तरीके की धोखाधड़ी करते हैं और पैसा लेने के बाद वहाँ से गायब हो जाते हैं, फिर कुछ समय तक स्टेट में उसमें नहीं जाते हैं और जो पैसा इस गलत तरीके से जो पैसा उन्होंने कमाया है उससे कई जगह अपनी उन्होंने संपत्ति खरीद रखी है। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने 11,100 रुपये बरामद किए हैं और 2 मोबाइल बरामद किए हैं और उनके पास से जो बैंक कर्मी अपने आप को बताते थे तो 2 बैंक कर्मी होने के आईडी प्रूफ भी उनके पास से पुलिस ने बरामद किए जो पूरी तरीके से फर्जी हैं। और ये जो आरोपी पकड़े गए तो इनसे पूरा पूछताछ की और तब इन्होंने पूरा अपना जुर्म कबूल किया है। इस तरीके से लोगों के साथ फ्रॉड करते थे। मैनपुरी से कैमरामैन गौरव राजपूत के साथ प्राइम न्यूज़ के लिए विकास तिवारी की रिपोर्ट। परीक्षा देकर आ रही छात्राओं के साथ छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया है। दरअसल दिन दहाड़े हुई छेड़छाड़ के वजह से क्षेत्र में माहौल बिगड़ रहा था। दरअसल ये पूरा मामला पीलीभीत के थाना अमरिया क्षेत्र का है, जहां पर परीक्षा देकर आ रही छात्राओं के साथ कुछ शरारती तत्व के लोगों ने शरारत करने के साथ साथ उनके साथ छेड़छाड़ की, जिसको लेकर मना करने पर नाराज़गी व्यक्त करने के बाद ई रिक्शा चालक को भी उन्होंने धमकाया और ई रिक्शा के साथ तोड़फोड़ की है। इसको लेकर पूरे मामले को ई रिक्शा चालक ने अमरिया थाने पहुंचकर और सहोदों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। वहीं आपको बता दें ये पूरा मामला पीलीभीत के थाना अमरिया क्षेत्र का है, जहां पर इस प्रकार की घटना सामने आई कि सहोदों के हौसले इतने बुलंद कि परीक्षा देकर आ रही छात्राओं के साथ छेड़छाड़ की। वहीं इस पूरे मामले की पुलिस तफ्तीश कर रही है। जांच पड़ताल करने के बाद इस पूरे मामले पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं आपको बता दें अमरिया एसएचओ का कहना है कि पूरे मामले में एफआईआर दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। प्राइम न्यूज़ के लिए पीलीभीत से करण सिंह की रिपोर्ट। आगामी लोकसभा आम चुनाव 2024 जिसकी अगर देखें तो उस सियासत में उतरने की जंग सियासी छिड़ गई है, जहां एक और भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी तैयारी और दमखम से अपने सियासी मैदान को बनाने में जुटी है, वहीं विपक्षी दल भी अब अपनी रस्साकसी तेज कर दिए हैं। अब आने वाले आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र जहां देखा जा रहा है एक खबर कि राष्ट्रीय लोकदल ने इच्छा जाहिर की है कि आने वाले चुनाव में वह कांग्रेस के साथ गठबंधन करके ही मैदान में उतरेगी। वहीं समाजवादी पार्टी जो कि राष्ट्रीय लोकदल के साथ भी गठबंधन नगर निकाय चुनाव में की थी और विधानसभा चुनाव के लिए भी गठबंधन उन्होंने किया, इसके बावजूद पार्टी के गठबंधन समाजवादी पार्टी से न बात करके बल्कि राष्ट्रीय लोकदल ने स्वयं अपनी इच्छा जाहिर की। अब ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में कहीं ऐसा ना हो कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल तीनों एक मंच पर यानी एक गठबंधन करके नजर आए। अब माना यह जा रहा है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस, राष्ट्रीय लोकदल, समाजवादी पार्टी एक साथ चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। अब देखना यह है कि इन तैयारियों के बीच तीनों पार्टियों के रिश्तों में जो बातें हैं, जो कमियां हैं, उसको कैसे दूर करेंगे और इसके बाद जिस तरह की सीटें और
जो सीटों में जो देखा जाएगा बंटवारे की बात होगी, वो सीटों के बंटवारे किस तरह से करेंगे और आगामी लोकसभा चुनाव में ये भारतीय जनता पार्टी के सामने कैसे और किस तरह से चुनौती बनकर खड़े होंगे। अब देखना ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी के सामने कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोक दल का अगर गठबंधन बनता है तो वह भारतीय जनता पार्टी के लिए कितनी बड़ी चुनौती साबित होगी। कैमरामैन संदीप के साथ शिव कृपाल मिश्रा, प्राइम न्यूज़, लखनऊ।